हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होगा टायर 3 और अगस्त में होगा टायर 4। इसी को ध्यान में रखते हुए समय का बहुत ही अभाव है, मैं हर सब्जेक्ट की वन लाइनर क्लास आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। लगातार भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाए जाएं। आप लोगों से एक छोटी सी उम्मीद है, चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा। इस वीडियो को उन भाई और बहनों तक पहुंचाइए जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप 1 से 5 के लिए हो, चाहे 6 से 8, चाहे 9 से 12, सब के लिए इस वीडियो को ऐसे समग्र रूप से बनाया जा रहा है कि आपके हर स्टेप में आपको ये सहायता प्रदान करेगा। और जी हाँ दोस्तों, आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो जीके गुरुजी अड्डा नाम के टेलीग्राम पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, चलिए प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग क्या जानते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कब? 5वीं शताब्दी में। कब? 5वीं शताब्दी की जो है इन्होंने इसका वर्णन किया था। चलिए, प्राग ऐतिहासिक काल, वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है पुरापाषाण काल, फिर है मध्यपाषाण काल और फिर है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक है। मध्यपाषाण काल का टाइम पीरियड 8000 ईस्वी से 4000 ईसा पूर्व तक है। और नवपाषाण काल का टाइम पीरियड जो है वो 4000 ईस्वी से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक आपका माना जाता है। ठीक है, ये है आपका विभाजन। ठीक है, क्या है आपका विभाजन है। अर्थात अब हम लोग चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की इन कालों से जो जुड़े हुए हैं। चलिए नोट्स बनाते चलिएगा अपने हिसाब से शॉर्ट में। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। चलिए मैं आपको बताऊंगा कैसे जानेंगे। दुनिया में सबसे पहले मानव किससे परिचित हुआ था? आग से परिचित हुआ था। तो सबसे पहले इसका मतलब सबसे पुरानी कौन होगी? आग। उसके बाद पहिया आया, इसका मतलब पहिया नया था, तो ऐसे याद रखिएगा, पहिया हुआ नवपाषाण काल। उसके बाद मनुष्य कहाँ पहुंचा? घर। तो घर बाद में बना तो और नया स्टेप चला, इसका मतलब ये भी किससे संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंधित है। मतलब सबसे पुराना पुरापाषाण, उसके बाद पहिया नया तो नवपाषाण काल, घर भी नया तो नवपाषाण काल। चलिए ऐसे ट्रिक से आप लोग अपने दिमाग में सेव करिएगा। फिर मानव ने क्या पाला? कुत्ते को पाला, अर्थात यह सबसे पहला पालतू बनाया जाने वाला जानवर भी था, याद रखिएगा। उसके बाद घर जब हो गया तो उसने किसका आविष्कार किया? कृषि का। तो कृषि भी थी नई, इसलिए इसका भी आविष्कार क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल। चलिए इसकी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे? तो ऐसे लिखिएगा, नव में क्या क्या आया आपका? पहिया था नया, पहिया था नया। फिर पहिए के बाद क्या था? नया। पहिए के बाद कृषि हो गई नई, और कृषि के बाद घर भी हो गया नया। ये तीनों हो गए आग के बाद। ऐसे शॉर्ट नोट्स बना करके आप लोग पढ़िएगा। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था भैया। जाहिर सी बात है, उस समय तो खेती बाड़ी होती नहीं थी, तो वो किस पर निर्भर था? वो शिकार पर ही निर्भर था। शिकार से ही अपना जीवन यापन करता था। मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया, ये भी याद रखिएगा। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी है। प्राप्ति स्थल क्या है? अतिरंपकम। कहाँ से? अतिरंपकम से इसके बारे में सबसे पहले साक्ष्य मिलता है। चलिए, कृषि का प्रथम उत्पादन मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। कहाँ से? मेहरगढ़ से। भारतवर्ष शब्द का प्रथम बार उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। कई दफ़ा ये क्वेश्चन एग्जामों में आया है।
मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल गेहूं, और अगर गेहूं के साथ पूछे तो जव थी, याद रखिएगा। इसका एक नाम यव भी है, जव या यव कहते हैं। ठीक है। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है उन पर जो चिन्ह बने हैं ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं, याद रखिएगा। क्या है? आहत सिक्के कहलाते हैं। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 8000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। चलिए प्रमुख वेद की चर्चा करते हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है, और वेद का अर्थ ज्ञान होता है। क्या होता है भैया? ज्ञान। इनकी संख्या कितनी है बाबू? 4 है। कौन कौन से हैं? आइए जान लेते हैं। सबसे पहला आपका क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है। चलिए दूसरे नंबर पर क्या है? यजुर्वेद है। तीसरे पर सामवेद है। चौथे पर अथर्ववेद है। आइए ऋग्वेद से हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ये सूक्त कहिए या सूक्ति कहिए, कहीं कहीं इनको सूक्त भी कहा जाता है। 10,462 रचाएं या ऋचाएं भी इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। 5 शाखाएं हैं, ये भी याद रखिएगा, पूछ लेता है। चलिए देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है, और ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र भी मिलता है, ये भी याद रखिएगा। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, इसका उल्लेख 3रे मंडल में है। ठीक है, ठीक है भैया। चलिए गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, यह सावित्री को समर्पित है, ये भी याद रखिएगा। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य जन राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत होती है। यह युद्ध परशुड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है प्यारे मित्रों, याद रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं यजुर्वेद पर। चलिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों तक पहुँचाइए। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो को बनाने में। यजुर्वेद, यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया। क्वेश्चन पूछा जाता है गद्य एवं पद्य में लिखा गया कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। चलिए आगे चलते हैं। सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसीलिए भारतीय संगीत का जनक भी इसे कहा जाता है। साम का अर्थ होता है जिसे गाया जा सके। ठीक है। चलिए अर्थात इसमें जो भी ऋचाएं या मंत्र हैं उनको गाया जाता था। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई है, शेष ऋग्वेद से ली गई है, याद रखिएगा। अथर्ववेद, यह वेद सबसे बाद का है, इसे आधुनिक वेद भी कहा जाता है। वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा विवाह तथा प्रेम का उल्लेख भी मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्लाद और शौनक, ये भी याद रख लीजिएगा। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद की संज्ञा दी गई है, याद रखिएगा प्यारे मित्रों। इसमें बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। वेदांगों की कुल संख्या 6 है, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण। ठीक है। इसके बाद कल्प निरुक्त और छंद आपका लास्ट है, 6वां छंद। पुराणों की कुल संख्या 18 है, याद रखिएगा। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। पुराणों में सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। 5 पुराणों को सर्वाधिक मान्यता मिली है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां क्या हैं। वर्तमान उपलब्ध पुराण
गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन से और वायु पुराण का गुप्त वंश से है। पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इसके दो अन्य नाम विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य भी मिलते हैं। किसके? चाणक्य के। अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी भी मिलता है। एक जो है आपका जो चाणक्य है, इसके बारे में कहा जाता है यह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। ठीक है। राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कल्हड़ है। इसकी पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास जानने को हमें मिलता है। अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। कैसी है? पहली पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है। इसके लेखक मनु है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। हिंदू धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक से मिलती है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने किया था। चलिए, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता था। असम में पाया जाने वाला गिबन भारत का एकमात्र मानवाभ कपि है। इसको मानवाभ कपि भी कहा जाता है। चलिए, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मिशन द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इन लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की पद्धति के बारे में जानकारी थी। याद रखिएगा, किसकी जानकारी थी? कैसे जो है तांबा, ठीक है, तांबे में जो है टिन मिलाते थे और उससे क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरी थे और यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसका बंदरगाह लोथल था। याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी और भाव चित्रात्मक लिपि दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी। याद रखिएगा प्यारे साथियों। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड या ग्रिड पद्धति अपनाई जाती है। कहीं कहीं ग्रिड भी लिखा मिलता है। सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। कैसे याद करोगे? सिंधु क्या है? लेडीज लग रहा है, तो ऐसे ही ये समाज मातृसत्तात्मक था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांसे की मूर्ति मिली है। याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंधववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। सिंधुवासी जो है आपका बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से आपको मिलता है। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य भी आपको कहां से मिलता है? कालीबंगन से प्राप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल की, और वे किस नदी के किनारे बसे हैं और कहाँ हैं। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में रावी नदी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, सिंधु नदी। चाहुंदड़ो पाकिस्तान, सिंधु नदी। कालीबंगन राजस्थान, घग्गर। याद रखिएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी। लोथल कहाँ है? गुजरात में भोगवा नदी। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में सतलज नदी। आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी। रंगपुर गुजरात में
जो है मादर नदी, धौलावीरा गुजरात में, बनमाली हरियाणा जिसे बनावली भी कहते हैं, रंगोई नदी के किनारे है। याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं आगे। सुतका गैंडोर ये कहाँ है? पाकिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे है। चलिए मोहनजोदड़ो से कुछ और जानकारी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। इसकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। यहाँ सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से मिले हैं। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियाँ होता है। मनका बनाने के कारखाने लोथल तथा चाहुंदड़ों से भी मिले हैं। क्या बनाने के कारखाने? मनका बनाने के कारखाने, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। चलिए हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें जो है किससे बनाई गई हैं? तो स्टेलाइट धातु से बनाई गई हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। ये लोग सूत्री और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना और पशु पक्षी को आपस में लड़ाना और पासे जो है खेलते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। आग में पकी ईंटों को टेराकोटा या टेरीकोटा कहा जाता था। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी प्रचलन में थी। अब आपका शुरू होगा यहाँ से वैदिक काल। वैदिक काल ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यहाँ ऋग वैदिक काल छूट गया है, तो आप लोग ऋग वैदिक काल लिख लीजिएगा। ऋग वैदिक काल का समय क्या है? 1500 से लेकर के जो है आपका 1000 ईसा पूर्व। तो हम लोग पहले ऋग वैदिक काल को पढ़ेंगे। मैक्स मूलर ने बताया आर्य भारत में मध्य एशिया ईरान से आए थे। भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता था। इनकी भाषा संस्कृत थी और सभ्यता ग्रामीण थी। प्रशासन की इकाई को इन्होंने 5 भागों में बांटा था। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आया है। सबसे पहला था आपका कुल होता था, उसके बाद ग्राम, ठीक है, विश्व, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी ये लोग कहते थे, याद रखिएगा। विश्व का प्रधान विस्पति और जन के शासन को राजन कहते थे। सभा एवं समितियां राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थी। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ गायों की खोज था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। उग्र अपराधी, जैसे अपराधी क्या होते हैं? उग्र, तो उग्र उनको पकड़ता था। जो गोचर भूमि है वाजपति होता था। ऋग वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। चलिए आर्यों का समाज, अब देखिए आर्य शब्द ही पिता से संबंधित लग रहा है, तो पितृ सत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुलप थी, जिसका मुखिया पिता होता था, उसे कुलप कहते थे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, याद रखिएगा। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई के साथ विवाह कर सकती थी, याद रखिएगा। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 है, याद रखिएगा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, ये पुर्तगालियों की देन थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। ऊनी कपड़े को सामूल्य कहते थे, याद रखिएगा। क्या कहते थे ऊनी कपड़े को? बताइए भैया, सामूल्य कहते थे, ठीक है। चलिए आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो लोहा थी, जिसे श्याम अयस तथा तांबे को लोहित अयस कहा जाता था, याद रखिएगा। एक को याद करिएगा, दूसरा याद हो जाएगा। चलिए
गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड तथा देश से निकालने का प्रावधान था। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल हम लोग देखते हैं 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता प्रिय हो गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होने लगी। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। सत्यमेव जयते ये मुंडको उपनिषद है, गलत हो गया, मुंह लिख लीजिएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, याद रखिएगा। गौत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। दर्शन प्रवर्तक योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, चावर्क के चावार्क, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि और ये सबसे प्राचीन है। पूर्व मीमांसा का जैमिनी राय, उत्तर मीमांसा का बद्राण और वैशेषिक दर्शन का कणाद या उलूक जो है माने जाते थे। तो इस प्रकार आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।